नेतृत्व का जवाब जो ईशान त्यागी पूछ रहे थे रविशंकर प्रसाद जी के आज के कथन में वहां पर मिल जाता है। लेकिन इतना तय करने में दिक्कत क्यों है जब वाकई बाकी सब लोग इस बात को कह रहे हैं? जब नीतीश जी इतना बेहतर रहे हैं तो उनको ही फेस डिक्लेयर कर दिया जाए, खत्म हो जाती है। या इसकी कोई आवश्यकता बीजेपी या एनडीए नहीं समझता अभी? राजीव जी देखिए, पिछले दो वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, उनके बातों से भी मैंने कुछ पॉइंट को नोट किया और आपकी बातों पे भी मैं आता हूं। पहली बात, डॉक्टर साहब जो हमारे बैठे हैं आरजेडी के, उन्होंने कहा कि 2020 के इलेक्शन में चिराग पासवान जी लड़े थे अलग, तो उस समय आप लोग का क्या कहना था? तो मैं उनके जानकारी के लिए बता दूं, उनका शायद लगता है रिसर्च से ज्यादा सरोकार नहीं है, क्योंकि उनके नेता तेजस्वी जी ही ज्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 2020 में तेजस्वी जी हमारे गठबंधन, सॉरी, चिराग पासवान जी हमारे गठबंधन के हिस्सा नहीं थे। उस समय वो अलग पार्टी, उनकी पार्टी अलग हुई थी, हमारे साथ वो नहीं चुनाव लड़े थे, वो अलग स्वतंत्र होकर लड़े थे, तो हमारा कोई फ्रेंडली मैच नहीं चल रहा था। तो सो कॉल पेपर पे हम लोग कोई गठबंधन के साथी नहीं थे, आपके तरह नहीं कि एक थाली में खाएंगे और बाद में उसी थाली में छेद कर देंगे, ये काम सर हम नहीं करते हैं। दूसरी बात मैं आता हूं अब, ये कि बड़े दिल दिखाना और छोटे, जो अभी ईशान त्यागी जी ने कहा कि स्वाभाविक है तेजस्वी जी को बड़े सीट आएंगे तो विधायक दल उनको नेता चुनेगा। अरे हम तो उन पार्टियों में से हैं जिनका बड़ा सीट आया था और छोटे सीट आए थे नीतीश कुमार जी को, तो भी हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। चाहे 2005 की बात हो, चाहे अभी भी उनकी सीट हमसे कम है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। तो हम तो सदैव हमेशा बड़ा दिल दिखाते आए हैं। और जो महाराष्ट्र की बात ये कर रहे हैं ना, तो महाराष्ट्र में आपसी तालमेल से सब बना है। इतना तकलीफ एकनाथ शिंदे जी को होता तो अलग हो जाते ना, नहीं हुए ना। उनको पता है कि उन्होंने स्वेच्छा से एक सहमति से चीजें वहां निकल कर आई है। तो गठबंधन हमें ना सिखाए, हमें पता है कि किस तरह गठबंधन निभाया जाता है। जेएमएम मांगते रह गया 2 सीट नहीं दे पाए आप लोग, जो वहां पे गठबंधन में वहां बैठ कर खड़े। तो कृपया करके इस पे थ्योरी ना दे, पॉइंट 1। दूसरी बात, आपने कहा कि ठीक है अगर आप नेतृत्व में लड़ रहे हैं तो भैया चेहरा क्यों नहीं घोषित कर देते, आप बता क्यों नहीं देते? सर ये हमारी पॉलिसी है, और हम जब स्वतंत्र भी होकर चुनाव लड़ते हैं, हमने राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ा, हमने मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा, हमने छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव लड़ा, हमने झारखंड के अंदर चुनाव लड़ा, हम कहीं भी अपने सीएम फेस को डिक्लेयर नहीं किए थे। चुनाव के बाद विधायक दल ने बैठा और सीएम फेस एक गरीब, एक पिछड़े समाज, एक पिछले पंक्ति का व्यक्ति आके सीएम बना। ये पार्टी इस लोकतंत्र से चलने वाली पार्टी है, हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है, और हम इस चीज को कभी डिनाई नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार हमारे नेता नहीं है। नीतीश कुमार हमारे गठबंधन के नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और जब चुनाव जीत जाएगा तो विधायक दल ही तय करता है ना, कोई परिवार हमारे यहाँ थोड़ी तय करता है कि मेरे परिवार का ही बेटा, मेरे परिवार का ही सदस्य सबको समय दे रहा हूं, सुनिए। और देखिए मैं बीच में शायद नहीं बोला हूं, किसी के नहीं बोला हूं। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट बताता हूं सर, कि जिस जीविका दीदी की बात कर रहे हैं ना, उस जीविका दीदी का काम क्या होता है? जीविका दीदी का काम होता है प्रयोजन प्रबंधन बनाना, जागरूकता अभियान चलाना, सामुदायिक समन्वय बैठाना। इन सारे चीजों में भारतीय जनता पार्टी ने खुला मंच दे रखा है। और जहां तक योजना की बात करें, यह करें मां योजना, मकान, अन्न और आमदनी। मकान तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया जा रहा है और बड़े लेवल पे दिया जा रहा है। अनाज हम ऑलरेडी दे रहे हैं, और आमदनी के लिए हम इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत वहां पे स्वरोजगार की भी संभावना को वहां पे बैठा रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, इंडस्ट्रीज नहीं, रविशंकर प्रसाद जी ये बात कह चुके हैं कि नेतृत्व तो उन्हीं का है, यानी आपने ये बात स्पष्ट यहां पर कर दी कि हम अभी तय नहीं करने जा रहे हैं, हम चुनाव के बाद ही तय करेंगे, लेकिन लड़ नीतीश कुमार के नेतृत्व में रहेंगे। ईशान आ रहा हूं आपके पास, आपको समय दिया ना मैं, आप क्रॉस कीजिएगा। डॉक्टर दिनेश पाल मेरा इंतजार कर रहे हैं बड़ी देर से। डॉक्टर दिनेश पाल, ये जो कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट जैसी बात है, अब एक दूसरे को काउंटर मत कीजिएगा, मेरे सवाल पर आइएगा। मान लीजिए आपकी उम्मीदों के मुताबिक ये फ्रेंडली फाइट परिणामों को आपके पक्ष में नहीं रखती है और चीजें अस्पष्ट बाद में हो जाती हैं आपके लिए, तो क्या होगा? या फिर चुनाव से पहले सारे नाम वापस हो जाएंगे? राजीव जी, मैंने बहुत शांति से सुना, तो आप कहें कि जवाब नहीं, काउंटर देना ही पड़ेगा। बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत बीजेपी की पॉलिसी की बात की है, और आप जो फ्रेंडली सीट है, बहुत फाइटिंग का 8 सीट 7 सीट बचा है मुश्किल से, उस पर बात चल रही है, हो सकता है कि सहमति उस पर बन ही जाए। पहले तो ये बता दें कि बोल रहे थे 2020 की बात कर रहे थे कि जैसे एनडीए का गठबंधन नहीं था चिराग जी के साथ। जब अगर गठबंधन नहीं था तो चिराग जी 135 सीट पे ही क्यों लड़े, 243 सीट पे क्यों नहीं लड़े? ऋषभ जी को अकेले में मंथन करना चाहिए, और बिहार जान रहा है क्या गठबंधन था।
ये कह रहे हैं कि बीजेपी पॉलिसी सीएम चेहरा नहीं घोषित करती है। तो 2020 में आपको क्या मजबूरी थी कि नीतीश जी के चेहरे की घोषणा कर दिए, और जो मुख्यमंत्री के चुनाव में जो प्रक्रिया, जो संवैधानिक प्रावधान है, वही प्रधानमंत्री के। तो फिर आप चुनाव, लोकसभा चुनाव में क्यों करते हैं मोदी सरकार, उस समय आप एनडीए सरकार क्यों नहीं करते हैं? तो आप उसके बाद आप दिल्ली में एक बार किरण बेदी जी को भी आप सीएम चेहरा पेश कर चुके हैं। तो आप अपना इतिहास अपने अच्छे से देखिए और हमको मत बताइए। और आप कह रहे हैं कि हम त्याग किए हैं, पिछली बार कम सीट के बावजूद नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2015 में हम लोग उससे आपसे पहले बना चुके हैं, हम 80 सीट जीते थे और वो 71 सीट जीते थे, और आप 53 पे टिके हुए थे। देखिए बिहार की जो स्थिति है, और अब इससे पहले आप बोल रहे थे सहानुभूति रख रहे हैं नीतीश जी के प्रति। सहानुभूति थोड़ी इसलिए है क्योंकि हम बिहार की जनता नहीं चाहती है कि यहाँ सांप्रदायिक ताकतों वाली सरकार बने और बाकी राज्यों की तरह दंगा फसाद और नफरत फैलाया जाए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2020 के बाद से अगर चैनल पे सबसे अधिक डिबेट किसी मुद्दे पे हो रहा है तो रोजगार के मुद्दे पे होता है, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं आदरणीय तेजस्वी जी के पास के ऊपर लिया जाता है। तेजस्वी जी ने बिहार की राजनीति को पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी मुद्दों पर केंद्रित करने की कोशिश की, और किन मुद्दों पे बात होती है। नहीं तो इनके जो नेता हैं, एक कोई झटका मंत्री है, झटका मटन पे बहस करना चाहता है, तो एक बगल का राज्य का यूपी का मुख्यमंत्री जो अपने यहाँ रोजगार बंद कर दिया, लगा दिया, रोजगार नहीं दे पाता, वो अगर गुरखा और विकास की बात करता है, तो कोई अमित शाह जैसा नेता जिसको कि गृह मंत्री होते हुए घुसपैठियों पे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन बिहार के वो मुद्दे नहीं है। बिहार के मुद्दे हैं पलायन रुकना चाहिए। बताइए, भाजपा के रेल मंत्री ने क्या कहा था? 12,000 ट्रेनें चलेंगी। आप देखे होंगे, वीडियो वायरल हुआ होगा, लंबी लाइन लगी हुई है गुजरात में, जहां पे मजदूर ट्रेन के टिकट के लिए लाइन लगे हुए, बहुत लंबी लाइन थी। तो कहां गई आपकी 12,000 ट्रेनें? आप बिहार के तमाम मजदूर बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं और अब छठ में आने के लिए भीड़ बकरी की तरह ठूस के आ रहे हैं। आपकी कहां गई 12,000 ट्रेनें? आप कहते बड़ी बात अच्छा, एक चीज बताइए डॉक्टर दिनेश पाल, ये बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मैंने भी किया है, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपके सामने रखता हूं। आपके नेता ने बड़ी अच्छी घोषणाएं की हैं, और ये घोषणाएं दिल को छू रही हैं जनता को, जो कि बिहार की जनता है, जो उम्मीद कर रही है। करीब 2 करोड़ 70 लाख लोग हैं। अगर सरकारी नौकरी इनमें हर एक परिवार में दी जाती है तो 10 लाख करोड़ की जरूरत तो पड़ेगी, करीब 10 लाख करोड़ की अंदाजा। अगर जीविका दीदियों को 30,000 की बात कर लेते हैं तो 2.5-3 लाख करोड़ रुपए यहां देने की जरूरत पड़ सकती है, जो पूरा सबको अगर 30,000 रुपए हर महीने के हिसाब से जाता है। बिहार का जो बजट है वही अभी 3.25 लाख करोड़ के करीब है। कैसे करेंगे? हमारे नेताजी ने अभी बताया होगा, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो बता तो सारे नेता देते हैं, बता सब कुछ देते हैं। आगे की सुन लीजिए, हम जो बोल रहे हैं कि 3.25 लाख करोड़ की जो बजट की बात कर रहे हैं, और अभी जो नीतीश जी जितना घोषणाएं कर चुके हैं वो 700 करोड़ की घोषणाएं कर चुके हैं, तो जो उसके दुगुना घोषणा लगभग कर चुके हैं, और आप 1 करोड़ रोजगार देने की भी बात कर चुके हैं। तो हमारे नेता जब कोई पिछली बार भी कहते तो लोगों को आश्चर्य हो रहा था, और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बात तो बोल चुके हैं कि जितना आप देखिए संविदा कर्मी के क्या पीड़ा होती है, आप अच्छे से महसूस करते हैं। मुझे सब पता है डॉक्टर दिनेश पाल, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन केवल और केवल 30,000 रुपए पर मंथ देने पर ही मैं तो कम लगा रहा हूं, ये और एक्सपर्ट और ज्यादा लगा रहे हैं, बिहार के बजट से ज्यादा। कहां से लाइएगा जी पैसा? बिल्कुल हम लोग केवल देने की नहीं, आय के सरकार के संसाधन को बढ़ाने, सरकार के खजाने को बढ़ाने का भी हम लोगों ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और हमारे नेताजी कहा है कि हम कई जगह से पर्यटन को बढ़ावा देंगे। 8,500 रुपए तो नहीं है जो यूपी में लाइन लगी थी 8,500 रुपए के लिए? कौन से 8,500? एक 8,500 रुपए की भी बात कभी हुई थी। देखिए हम लोग जैसे मोदी 2015 में नीतीश जी जो बोले थे ना, बड़का झूठा पार्टी, तो बड़का झूठा पार्टी वाले लोग नहीं है। चलिए ठीक है, मैं ईशान त्यागी का रुख करता हूँ। ईशान जी, आप उंगली हाथ उठा रहे थे, मैं अब आपको मौका देता हूँ। ईशान जी, मुझे लगता है ईशान जी आपकी पार्टी ने इस पर मंथन जरूर किया होगा, क्योंकि सहयोगी दल घोषणा करता है तो साथ रहने पर उसका दबाव भी आप पर आता है। 3.25 लाख करोड़ का बिहार का बजट है अगर, तो जाहिर सी बात है या तो फिर उसके लिए प्रयास किए जाएंगे, और प्रयास कितने सालों में फलीभूत होते हैं, या फिर शुरू से होगा, बजट कहीं होगा, कोई तैयारी आप भी सोच रहे, जरूर सोच रहे होंगे। ईशान भाई। राजीव जी, देखिए आपने बिहार का बजट बताया, बहुत अच्छा किया, साथ ही साथ अगर बिहार का कर्ज भी बता देते तो और अच्छा लोगों चलिए वो भी और ले लीजिए, किस तरह से कर्जा लेके तो और बिहार स्थिति में खराब बिहार होती की है जो अर्थव्यवस्था है, नहीं बिल्कुल बताना चाहिए लोगों को, हाँ बिल्कुल आगे आना चाहिए, लोगों को समझ आना चाहिए।